आज जो आप नाटक यहाँ देखने जा रहे हैं वो द्रौपदी एक आवाज कला मंच की प्रस्तुति है। मोहन राकेश जी के द्वारा ये लिखा गया है और जो इसकी निर्देशिका हैं वो गाजियाबाद की एक जानी मानी पहचानी हस्ती हैं, एक जाना माना चेहरा है, वो है सुश्री अदिति उन्मुक्त। तो आइए देखते हैं नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भी भीग गई थी। और मैं भी माँ, देखो कैसे भीग आई हूँ। गई तो थी कि दक्षिण से उठकर आती पंक्तियों को देखूंगी और अपने सब वस्त्र भिगो आई। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? अंदर तक पे रखे। तुमने पहले ही निकाल के रख दिए। इसका अर्थ तुम जानती थी कि मैं भीग जाऊंगी और तुम चिंतित होंगी, किंतु माँ मुझे भीगने का तलीफ भी खेत है। अगर आज भीगती ना तो उस अद्भुत अनुभव से वंचित रह जाती माँ। चारों ओर धुआरे मेघ गिराए थे, नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र। मुझे पता था माँ कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पे नीचे नीचे उतरती चली गई। और पता है माँ, एक बार तो हवा ने मेरा अंचल भी उड़ा दिया। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी ना किया। ऐसा प्रतीत होता ना कि वो सौंदर्य आस्पर्श होते हुए मानसर हो। मैं उसे छू सकती थी, उसे देख सकती थी, उसे पी सकती थी। आज मुझे अनुभव हुआ माँ कि वो क्या है जो पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है। क्यों कोई कविता को भावना का रूप दे देता है, क्यों किसी को आकाश में बनते मिटते चित्रों से इतना मोह हो जाता है माँ कि वो स्वयं को भूल जाता है। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? तुम देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती रहती हो, उस तरह चुप तो नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। ये कहो कि मैं भीग आई हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, ये कहो कि मैं शेष था मैं पटक दूं। कुछ भी कहो माँ, मुझसे बात तो करो। या ये कहो कि मैं घर में नहीं थी तो तुम्हें मेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं घर में अकेली होती हूँ, तुम्हारे रहते में तू अकेली नहीं होती, समझी? कैसी बातें करती हो माँ? जब मैं घर पे होती हूँ तब भी तुम कहती हो कि तुम अकेली हो। ये तो सही नहीं है माँ, बताओ ना कि क्या बात है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। परंतु माँ, बैठे बैठे इस तरह रोया भी तो नहीं जाता। शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो। ये लोग कौन है माँ? सुनना मैं राज्य की कर्मचारी। परंतु ये लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं? ना जाने किस लिए आए हैं। कभी वर्षों में आकृतियाँ दिखाई देती हैं और जब दिखाई देती है तो अनिष्ट होता है। या तो महामारी या युद्ध की सूचना। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, जब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी। परंतु माँ, ये आकृतियाँ आज यहाँ किस लिए आई हैं? ना जाने किस लिए आई हैं। माँ, तुमने मुझे वो बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? तुम जानती हो ना माँ कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो तुम उसके लिए क्यों प्रयत्न करती हो माँ? तुम समझती हो कि मैं निर्धक प्रलाप करती हूँ। देख रही हूँ तुम्हारी बात सत्य होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं वो और क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी निजी संपत्ति है माँ, फिर वो उसे चाहे बनाए बिगाड़े नष्ट करे, किसी को क्या अधिकार है? मैं क्यों कहती हूँ मेरा तुम पे अधिकार है? तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ। मैं जानती हूँ आज तुम पे तुम्हारा अधिकार भी नहीं। तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है माँ। मेरे लिए ये भावना प्रत्येक भावना से बड़ी है, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। भावना में भावना का वर्ण, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? ये सिर्फ एक आग छलना है, आग पर वंचना। भावना में भावना का वर्ण
क्या इससे जीवन की सुरक्षा पूरी हो जाती है? भावना में भावना करो। माँ, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही पूरा होना तो सब कुछ नहीं, जीवन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। माँ, इतना बड़ा अपराध मुझसे सहन नहीं होता। माँ, सच तो ये है कि ग्राम के अन्य लोगों की तरह तुम भी उन्हें संदर्भ की तृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे इतना नहीं चाहते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ, ग्राम के अन्य लोगों को उससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। ठहरो माँ, चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत से काम है। माँ, माँ क्यों नहीं समझती? माँ भावना के स्तर तक क्यों नहीं जाती? हम जिए कि हिरण शावर, हम जिए। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। ये आहत हिरण शावर, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसको आहत किया? आज ग्राम प्रदेश में नई आकृतियां देख रहा हूँ। प्रतीत होता है राज्य से कुछ कर्मचारी आए। हाँ, हमने भी अभी कुछ देर पहले कुछ कर्मचारियों को यहाँ से जाते देखा था। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब कुछ विचित्र लग रहा है। माँ बहुत रुष्ट है। न जाने इसके कोई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलांचे भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा चल तुझे वहां ले चला जहां तुझे तेरी मां की इसकी आंखें मिले और उसका साहित्य जानती हूँ मुझे मेरी हर रचना तभी प्राणनाथ हो पाती जब उसमें है तुम्हारा वर्ण। हाँ, माँ ने दूध उठा के रखा है। माँ को ये अनुमान हो गया था कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, वरन इस तरह भीग कर ना थी। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। हम दूध पिएंगे और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। ओ, तो दूध पिलाकर इसके मांस को और अधिक कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हमारा कभी का परिचय नहीं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस हुआ कैसे? ये कैसी आकस्मिक बात है? ठीक ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का कोई परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हिरण को उठा ले जाने में तुम्हें तनिक भी संकोच ना हुआ? ये कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हुए थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में क्या मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त ज्योतिषी का भी अभ्यास करते हो? हेलो राजपुरुष, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जो आप अपनी बाहों में लिए खड़ी है, ये मेरे बाण से आहत है। ये मेरी संपत्ति है। आप मुझे मेरी संपत्ति लौटा तो देंगे? इस प्रदेश में हिंडों का आघेट नहीं होता है राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराधों का निर्णय अब ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, तुम अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, परंतु ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार दूर दूर तक होते हैं। मुझे देर हो रही है, लाओ ये हरिण शावक मुझे दे दो। यह हिरण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के इसके सजाती हम यहाँ के निवासी हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे ले जाकर किसी तल या किसी आसन पर। इस घर के तल आसन हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ, तुम देख रही हो ना? देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। घर के तल आसन मनुष्य के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊँ। और राजपुरुष दंदुल तुम्हें से ले जाता हुआ देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रूह
अरुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है तुम्हें संभवतः इसका परिचय देना ही होगा। हरीश शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का होगा, किंतु कालिदास के लिए संवेदना था। और कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता ना करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ ये है कि जिनसे मैं हरीश शावक के लिए तर्क कर रहा था वह कवि कालिदास है? हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैन राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैन का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? हाँ, महाराज ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे उनसे जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। उज्जैन का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। माँ, 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 शीघ्र आओ माँ। माँ, राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, तो वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती माँ। मैंने बताया ना, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्रत्येक संबंध से बड़ी है माँ। उसका भावना से संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम तो सदा से उनके प्रति अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो कि मातुल के जीवन में, उनके घर में उनका जीवन किस प्रकार बीता है, और ऐसे अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है माँ? तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे पति, तुम्हारा या उसका कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और तुम्हारे घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था की होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे आगे उपस्थित होगा, क्या तुम्हारी भावना उसका समाधान कर देगी? अब तक का जीवन जैसे बीता है माँ, आगे का जीवन भी वैसे बीत जाएगा। और आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने जा रहा है, तो मैं उनके सामने, सबके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती माँ। अंबिका, अंबिका, घर पर हो कि नहीं? ओ, घर पर ही हो? मैं आज इस सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ रे मातुल? तुम तो जानती हो ना अंबिका, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उसी की तो बात कह रहा हूँ। परंतु उज्जैनी से अचानक आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा हूँ, अचानक अली से अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। दो रथवा 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे ना कहता था अंबिका, हमारे वंश का गुप्त राजवंश के साथ कोई संबंध है? भागिनी की बात कर रहे हो? उसी की तो बात कह रहा हूँ। अब तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वह वंशावत कहता है मुझे राजकीय सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, और आपको तो बस होना चाहिए कि आपका मन लोक नीति में भी निशांत हो गया। लोक नीति, लोक नीति, अगर ये लोक नीति है, अगर ये लोक नीति है, तो मैं तो कहता हूँ लोक नीति और मूर्ख नीति का दोनों का एक ही अर्थ है। अरे जब व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह व्यक्ति अपना मन बदल भी तो सकता है, और जो एक बार बदल गया सो बदल गया। अब तुम समझो कि सम्राट दुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। आप अभी तक नहीं हैं, पर आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहकर नहीं आया था कि जब तक मैं लौट कर जाऊँ तुम आचार्य के समीप ही रहना। तो मातुल ये भी तो कहा ना कि आचार्य विश्राम कर चुके हो, तो तुरंत आपको सूचित कर दो। यह कहा था, परंतु वो भी तो कहा था। यह कहा हुआ तुम्हें याद रहा? वो नहीं रहा। किंतु मातुल। किंतु क्या? किंतु क्या? मैं मूर्ख हूँ, मातुल मूर्ख है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं नहीं मातुल। अगर मैं मूर्ख नहीं हूँ तो निश्चित तुम ही मूर्ख हो। अच्छा बताओ, आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा है
कि वो आपके साथ इस पूरे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस ग्राम प्रदेश ने कालिदास की कविताओं को जन्म दिया है। कालिदास की कविता, कालिदास की कविता। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता, इतने बड़े आचार्य को कालिदास की कविताओं में क्या विशेषता दिखाई देती है? जिस व्यक्ति को साधारण लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं है, और तुम लोक नीति की बात करती हो अंबिका। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। जाएगा, अवश्य जाएगा। वे लोग तो इसके अनुसार है ना जो विस्तृति का केस अपने साथ ले जाएंगे। वो राज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता, इसमें क्रय विक्रय की बात ही क्या है? अगर सम्मान मिलता है तो उसे ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातु, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। और मैं समझती हूँ कि ये सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुपता है। अब आप बताइए, कहाँ मिले थे कालिदास आपको? आप एक हिरण्य शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मेरी रास्ते में ही भेंट हो गई। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ये कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनकर रुके, चलते हुए अंगारों से दृष्टि मेरे पर डाली और कहा, मैं राज के मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राज के मुद्राएं उनके विनय में घुली जा रही हैं। और मैं इस निक्षेप से कहकर आया था कि जब तक मैं लौटकर ना आऊं, तुम आचार्य के पास ही रहना। और ये तो समाचार देने आया था। आपका समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। आप मालिक को इतना ऐसा नोट कीजिए कि आचार्य कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य तो कहता है कविवर को कहीं से भी ढूंढकर आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दूं, और मन कहता है उसे चोटी से पकड़कर कालिदास की कविता, कालिदास की कविता। मल्लिका, मातुल का तीसरा नेत्र समय खुला रहता है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है? परंतु निक्षेप, आपने मातुल से तो नहीं कहा? मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि? नहीं मल्लिका, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, किंतु मैंने मातुल का इस समय वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वो बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। और वहाँ कालिदास खट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी तैयार थी लौट नहीं जाते, वो घर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? इतना बड़ा नाटक? ये नाटक ही तो है। नाटक क्या है? राज्य कवि को सम्मान देना चाहता है, और कवि सम्मान के प्रति माँ जगदम्बा के मंदिर में साधना करता है। राज्य के प्रतिनिधि आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे नेत्र बोलता है। ये सब नाटक ही तो है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अम्बिका। उन्हें इस राज्य की सम्मानों का कोई मोह नहीं है। वे सचमुच इस पावन भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता। मातुल का या किसी का भी आकर उनका हाथ नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कालिदास ये हाथ छोड़ दे। हमारे यहाँ किसी को उसके जाने न जाने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में बोल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। मल्लिका, बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में एक गहरी कटुता की रेखा है। हाँ, मैं जानती हूँ वो कटुता की रेखा कहाँ है। एक राजपुरुष से कुछ समय पहले उनका सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो इससे राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आगे तो समाज में प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। ये सम्मान उनके अधिकार का है, उनके व्यक्तित्व का है, और उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
उन्हें ये सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। चलिए निक्षेप, मैं आपके साथ चलती हूँ। मल्लिका, क्या मुझे एक बाहर के व्यक्ति कहने कहना हो? मैं इस समय तुम्हारे जाने के पक्ष में नहीं हूँ। ये बाहर का व्यक्ति नहीं है माँ, अंबिका। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। तुम समझो माँ, मेरा वहाँ जाना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरा वहाँ नहीं जाओगी, नहीं जाओगी। अब तो मैं अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। चलो निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका।